आप सभी का हमारे चैनल रिष्ट पुष्ट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर नवदीप शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में ये मौका दिया कि मैं आप सबके समक्ष आ सकूँ और हेपेटाइटिस, उसके लक्षण, उसके कारण और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पर जो उसका इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में कुछ जानकारी साझा कर सकूँ। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस लिवर टिश्यूज़ की इन्फ्लेमेशन या सूजन को कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। यदि हेपेटाइटिस के सिम्टम्स 6 मंथ्स के विदिन अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं तो उसे एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं, और यदि 6 मंथ्स के विदिन सिम्टम्स नहीं रिजॉल्व होते हैं तो वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस को हम 3 फेजेस में देख सकते हैं। पहला, प्रोड्रोमल फेज। प्रोड्रोमल फेज में मेनली जोड़ों में दर्द, भूख का ना लगना और जिसे अरुचि कहते हैं, और हेडेक, फीवर, ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। सेकेंड फेज में 2 से 4 हफ्तों के अंतराल में त्वचा और आँखों के सफ़ेद भाग का पीलापन, जिसे हम येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड आइज कहते हैं, वो पाया जाता है। 20 से 30% लोगों में स्प्लीन का बड़ा होना भी पाया जाता है और कुछ लोगों में लिवर का बड़ा होना भी पाया जाता है। अब तीसरा फेज़ को रिकवरी फेज़ कहते हैं। रिकवरी फेज़ में जितने भी क्लिनिकल सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। अब हम देखते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस वो हेपेटाइटिस होता है जिसके सिम्टम्स 6 मंथ्स के विदिन अपने आप में ही रिजॉल्व होते हैं। ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस हमारे हार्मोनल सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकता है, जिसके कारण से एक्ने या फिर महामारी का ना आना, एमेनोरिया, ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं। कुछ लोगों में जैसे जॉन्डिस, वेट लॉस या फिर एब्डोमेन में पानी भर जाना, ये भी जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, ये भी पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस के क्या कारण होते हैं। हेपेटाइटिस का सबसे पहला कारण होता है इन्फेक्शियस में हम देखेंगे सबसे पहले आता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। सबसे पहले हम हेपेटाइटिस ए के बारे में जानेंगे। हेपेटाइटिस ए कहाँ होता है? हेपेटाइटिस ए जनरली उन जगहों पे होता है जहाँ पर सैनिटरी कंडीशंस, हाइजीनिक कंडीशंस बहुत ही पुअर होती हैं, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जनरली होता है ऐसा। मान लीजिए कोई दूषित तालाब है और वहाँ का पानी सेवन किया गया है तो उससे भी हेपेटाइटिस ए हो सकता है, या फिर उस तालाब के मछली खाने से या फिर वहाँ के सी प्रोडक्ट्स खाने से या उस तालाब में नहाने से हेपेटाइटिस ए हो सकता है। दूसरा कारण है कि यदि कोई व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है, यानी उसे हेपेटाइटिस के लक्षण नहीं हैं पर वो हेपेटाइटिस से संक्रमित है, यदि आप उसके संपर्क में आते हैं तो भी आपको हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जो हेपेटाइटिस के संक्रमण से संक्रमित है, वो उसके हाथों से बनाया हुआ खाना या उसके द्वारा यूज़ किया हुआ वॉशरूम अगर आप यूज़ करते हैं तो भी आपको हेपेटाइटिस होने का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। अब हेपेटाइटिस का खतरा किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है? यदि किसी व्यक्ति को ऐसी पुरानी कोई बीमारी चली आ रही है, जैसे कि हीमोफीलिया, जिसे हम कहते हैं खून के थक्कों की बीमारी, या HIV, तो इन लोगों में हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। अब किस प्रकार हम हेपेटाइटिस ए के खतरे से बच सकते हैं? यदि आप अपना कभी सुई, टॉवल या अपने द्वारा यूज़ की हुई कोई चीज़ किसी के साथ शेयर ना करिए। दूसरा, यदि आप टैटू बनाने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप टैटू बनाने में जिन उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छे से स्टेरिलाइज्ड हो। यदि आप कान छिदवाने जा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि कान
साफ हुआ। तो बेसिकली आपको हाइजीन और सैनिटरी कंडीशंस का प्रॉपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी। हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी के कारण है यदि किसी व्यक्ति का जो संक्रमित है हेपेटाइटिस से, उसका म्यूकस मेम्ब्रेन या फ्लूइड जो है वो किसी नॉर्मल व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो वो उसे हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन देने में सक्षम है। हेपेटाइटिस इसमें जैसे आप समझ लीजिए कि ये वायरस पार्टिकल्स ब्रेस्ट मिल्क में भी पाया जाता है, सीमन में भी पाया जाता है, वेजाइनल सिक्रीशंस में भी पाया जाता है। जो अवैध रूप से इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स होते हैं, वो उन लोगों में भी हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई जो है वो हमेशा को इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस बी के कारण। सो यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस डी से संक्रमित है तो वो ज़्यादा रिस्क में है, क्योंकि उसको को इन्फेक्शन है, यानी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी दोनों का इन्फेक्शन होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हेपेटाइटिस सी की जो वैक्सीनेशन है वो अभी अवेलेबल नहीं है। अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस ई। यदि कोई महिला हेपेटाइटिस ई से संक्रमित है तो स्पेशली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा जाता है तो 20 से 30% मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ जाती है, और ये मेनली थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। अब हम देखते हैं क्रॉनिक, इसके नेक्स्ट जो कारण है वो है पैरासिटिक हेपेटाइटिस। कई प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं, जैसे लेशमेनिया, प्लाज्मोडियम या फिर मलेरिया जो होते हैं, मलेरिया कॉजिंग जो पैरासाइट्स होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम एंड प्रोटोजोन्स। ये सारे सीरम IgE लेवल्स को बढ़ा देते हैं और पैरासिटिक हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। अब हम देखते हैं बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। बैक्टीरियल हेपेटाइटिस में कई बैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़, साल्मोनेला स्पीशीज़, ब्रुसेल्लाई स्पीशीज़, ये सारे लिवर एब्सेंस कॉज करते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि लिवर में पस का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखते हैं एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। यदि अल्कोहल का सेवन नियमित मात्रा जो नॉर्मल मात्रा है उससे अधिक करी जाती है तो उन्हें भी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने का खतरा ज़्यादा होता है। यदि पुरुषों में 80 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा अल्कोहल का सेवन होता है तो वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस से ग्रसित होते हैं, और यदि महिलाओं में वो 40 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा सेवन करते हैं अल्कोहल का तो उन्हें भी हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रीज़न, दैट इज नेक्स्ट कारण जो है वो है टॉक्सिक एंड ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। कई प्रकार के केमिकल एजेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स होते हैं, हर्बल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि टॉक्सिक एंड ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस इसे कहते हैं जब हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही लिवर सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगती है, तो उसे हम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की श्रेणी में रखते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हेपेटाइटिस को किस तरह से देखा जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार लिवर को यकृत कहा जाता है। यकृत जो दो शब्द से बना है, या एंड कृत। या मीन्स एक्टिविटी एंड कृत मीन्स ब्रेकडाउन। और मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंगली भी लिवर जो होता है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म फंक्शंस में एंड एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आयुर्वेद के अनुसार ज़्यादातर जो लिवर डिजीज़ होती हैं वो पित्त के बड़े होने के कारण होती हैं। ज़्यादा पित्त प्रोडक्शन के कारण, यानी ज़्यादा पित्त होने के कारण बाइल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, और या फिर उसके फ्लो में ब्लॉकेज आ जाती है। इसीलिए जो जितनी भी लिवर डिजीज़ हैं वो आयुर्वेद में पित्त के वर्धन के कारण मेनली मानी जाती हैं। आयुर्वेद में वेरियस लिवर डिजीज़ को कामला की श्रेणी में भी रख सकते हैं, जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं। यानी इसके जो मॉडर्न मेडिसिन में जॉन्डिस हम देखते हैं, इसके सिम्टम्स जो उसके लक्षण होते हैं उसको हम काफ़ी हद तक
जो आयुर्वेद के लिवर डिजीजेस हैं उनके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। कामला कामन लाती इति कामला, आयुर्वेद के अनुसार कामला को कहते हैं कामन लाती इति कामला, मतलब कामन मीन्स इच्छा या डिज़ायर, लाती मीन्स टू डिमिनिश, यानी वो व्यक्ति जिसकी सभी प्रकार की इच्छाएं या फिर जो हर एक एस्पेक्ट में इंटरेस्ट अपना लूज कर चुका है उसे कामला रोग है, ऐसा कहा जाता है। इसको हम कई प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट जो मॉडल से कोरिलेट कर सकते हैं उनमें है शाखा आश्रित कामला, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं, और हिमोलिटिक जॉन्डिस, जिसको हम बहुपित्तज कामला कहते हैं। बहुपित्तज कामला को हम हिमोलिटिक जॉन्डिस से कोरिलेट कर सकते हैं। एंड हिमोलिटिक जॉन्डिस में एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ज़्यादा ब्रेकडाउन होने के कारण बिलिरुबिन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। अब आयुर्वेद के अनुसार जो सिम्टम्स पाए जाते हैं जिसका वर्णन हमारे वेदों में किया है, जैसे अथर्ववेद वाग्भट ने किया है, चक्रपाणी ने किया है, उनके अंदर भी जो ये सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक मॉडर्न मेडिसिन के सिम्टम्स से मिलते हैं, जैसे हरिद्र नेत्र यानी कि आंखों का पीलापन होना और त्वचा का पीलापन होना, दौर्बल्यता यानी जनरलाइज्ड वीकनेस, अल्प अग्नि यानी अरुचि एंड एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। सो आयुर्वेद के अनुसार निदान सेवन का मतलब होता है कि ऐसा भोजन या अपथ्य आहार करना, यानी अपथ्य का मतलब है कि जो भोजन हमें नहीं करना चाहिए, हेपेटाइटिस के पेशेंट को जिस भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपथ्य आहार लेता है, अपथ्य आहार में क्या आ जाता है, जैसे कि एक्सेसिव हाई प्रोटीन एंड हाई फैट डाइट का सेवन करना, या ये मधुर आहार का सेवन करना, अधिक चीनी का सेवन करना, अधिक नमक का सेवन करना, या अल्कोहल का सेवन करना, प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना, पैक्ड फूड का सेवन करना, इन सब के कारण और अधिक व्यायाम करना, यानी आप निदान सेवन करते हैं, अपथ्य का सेवन करते हैं, मतलब ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या अधिक व्यायाम करते हैं, तो फिर आपकी बॉडी में पित्त का अधिक संग्रह होने लगता है, पित्त की अधिकता हो जाती है, और जो पित्त वह स्रोतस को अवरोध करता है और आपके लिवर में पित्त का एक्सेस एक्यूमुलेशन होने लगता है, और जिसके कारण ये येलो डिस्कलरेशन या त्वचा और आंखों के सफेद भाग का पीलापन पाया जाता है। तो जो कामला से ग्रसित लोग हैं, या जो हेपेटाइटिस या लिवर डिजीज़ या यकृत शोथ, जिसे आयुर्वेद में यकृत शोथ कहा जाता है, उसके इनसे ग्रसित लोग हैं, उनको कैसा सेवन करना चाहिए? उनको अपने खाने में एक तो लो फैट डाइट रखना चाहिए, प्रोटीन्स का सेवन कम करना चाहिए, कम से कम मीठी चीज़ों का और नमक वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल कम कर देना चाहिए। इसके साथ ही हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, होल ग्रेन व्हीट ले सकते हैं। तो अपना आहार नियमित करिए। अब हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस का असर हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे किस प्रकार से पड़ता है। WHO के अकॉर्डिंगली 70 मिलियन लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस से संक्रमित हैं, और यदि इनके सिम्टम्स का समय पे इलाज नहीं किया गया तो ये बहुत ही खतरनाक जैसे कि बीमारी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि लिवर फेलियर। सो अब हम देखते हैं कि ब्रेन पे इसका कैसा इफेक्ट होता है। लिवर इन्फ्लेमेशन के कारण जो लिवर फेलियर होता है, तो उसके कारण जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इस प्रकार इफेक्ट करते हैं कि व्यक्ति को स्लर्ड स्पीच होने लगती है, या फिर उसे कन्फ्यूजन होने लगता है, उसको मूडीनेस आने लगती है, और अगर सिम्टम्स का समय पे इलाज नहीं किया गया तो वो अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम या इम्यून सिस्टम पे हेपेटाइटिस का क्या इफेक्ट है। यदि हेपेटाइटिस सी से कोई व्यक्ति संक्रमित है और वो हमारे इम्यून सेल को इस तरह से इफेक्ट करता है
कि वो हमारे बॉडी के थायराइड सेल्स को ही इफेक्ट करने लगता है, जिसके कारण थायराइड का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, या फिर अंडर प्रोडक्शन होने लगता है, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में जो कंडीशंस पाई जाती हैं वो है स्लीप डिसऑर्डर्स या फिर वेट का लूज होना, और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो कंडीशन पाई जाती है वो है वेट का गेन होना या फिर फटीगनेस या कमज़ोरी सा लगना। माउथ में और ब्रेथ में एक स्वीट सा ऑर्डर फील होता है। देखते हैं कि ब्लड को ये किस प्रकार से इफेक्ट करता है। एक पुअरली फंक्शन लिवर जो होता है वो ब्लड के मच नीडेड कंपोनेंट्स, जो ब्लड के लिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उसको नहीं फॉर्म कर पाता है, और ये इफ़ेक्ट करता है स्किन को भी, जिसके कारण से HB लो हो जाता है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, और ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है। अब देखते हैं कि इंटेस्टाइन, एक HCV इन्फेक्शन जो होता है वो लिवर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसके कारण से जो बॉडी की एबिलिटी होती है, इंटेस्टाइन की एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट्स। ये ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट्स को भी बहुत ख़राब तरीके से इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट होने में मुश्किल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके कारण से जो यूरिन का कलर होता है वो डार्क कलर होता है या फिर क्ले कलर का स्टूल होता है। अगर लिवर इनफ एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता है, जैसे प्रोटीन एल्ब्यूमिन नहीं प्रोड्यूस करता है, तो वो फ्लूइड जो होती है वो एब्डोमेन में इकट्ठी हो जाती है, और जिसे डिस्कम्फर्ट पेशेंट फील कर सकता है, जिसको हम एसाइटिस भी कहते हैं, जिसके कारण एब्डोमेन में काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो जाता है। हेपेटाइटिस के कारण हेयर लॉस होता है, ड्राइनेस आ जाती है स्किन में, पुअर नेल्स की कंडीशन पुअर हो जाती है, और ईचिंग होती है। ये सारी कंडीशन न्यूट्रिशनल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस सर्कुलेटरी सिस्टम को किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है। हेपेटाइटिस जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करता है। फिर टॉक्सिन्स को फिल्टर करने के अलावा लिवर का जो एक काम ये भी है कि वो हेल्दी ब्लड के फ्लो के लिए और ब्लड के लिए, उसकी फ्लो के लिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनाता है। यदि लिवर ऐसे कंपोनेंट्स नहीं बना पाता है जो ब्लड क्लॉटिंग एंड रेगुलर ब्लड फ्लो के लिए यूज़फुल होती है, तो ये लिवर में के मेन वेन जैसे पोर्टल वेन में जाकर पोर्टल हाइपरटेंशन भी क्रिएट कर सकता है, और जो इंटरनल ब्लीडिंग या जिसको हम वेरिसिल ब्लीडिंग कहते हैं वो भी कॉज कर सकता है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत लाभप्रद हो। प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।